हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 15 जून का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे एंड एज यूजुअल हम इस पेपर को जो न्यूज़ एंड आर्टिकल्स जिसको हम डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी के एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी मतलब जो न्यूज़ है उसको यूपीएससी के एग्ज़ाम से किस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं, किस किस टाइप के टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन टाइप की चीज़ों को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं एंड दैट टू इन अ सिंपल मैनर, जिसमें कि चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या बीट इंग्लिश मीडियम, बोथ ऑफ देम दोनों लोग ही एक तरीके से उस चीज़ को समझ पाएँ, ताकि अगर वो जब न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एनालिसिस पर डिपेंड करते हैं एंड बहुत से लोग हैं जो वीडियो एनालिसिस देखने के बाद न्यूज़पेपर रीड करते हैं। मैं हमेशा ये कहूँगा, रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी की भी वीडियो देखिए, बट ट्राई रीडिंग आपका कहीं ना कहीं एक जो व्यू पॉइंट है, एक धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको महसूस होगा कि एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट, एक पूरा जैसे कहते हैं अगर कहीं लिखना है कोई चीज़ तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पेपर रीड करना सिर्फ करेंट अफेयर्स ही नहीं, इट्स मच 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 मोर देन दैट एंड बियॉन्ड दैट थिंग। तो इसलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, आपके ऊपर है, बट मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 लाख पर्सन, कह मतलब 10 लाख पीपल, तो जो रिक्रूटमेंट की यहाँ बात हो रही है, नौकरी देने की बात हो रही है, यहाँ पे 10 लाख नौकरियों की, 10 लाख जॉब्स की बात हो रही है। और आप कभी भी देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है, किसी भी नौकरी में या किसी भी चीज़ों में नोटिफिकेशन आ जाता है ना, नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज में या एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी, मतलब ये चीज़ों में जो है, या वैकेंसी को फिल करने में जो है, नोटिफिकेशन से वैकेंसी तक जो फिल करने तक का जो गैप है वो कभी कभी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड क्यों अनडिफाइंड होता है, ये तो भाई गवर्नमेंट ही बता सकती है कि उसने जब वैकेंसी निकाली है तो एक क्लियर स्ट्रक्चर क्यों नहीं फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है 18 मंथ्स। यहाँ पे इट इज़ नॉट अनडिफाइंड, हियर इट इज़ डिफाइंड। यहाँ पे एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के तहत 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं ये, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको नौकरी प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें मेनली रेलवेज एंड जो हम देखें इसमें जो न्यूज़ में जो अग्निपथ स्कीम है, जिसमें रिक्रूटमेंट होगा 17.5 साल से 21 साल के लोगों का रिक्रूटमेंट होगा। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इनका होगा। ये जो स्कीम है ये अग्निपथ स्कीम है। अग्निपथ स्कीम में फिर से रिपीट कर रहा हूं, अग्निपथ है ना, अग्निपथ स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है ना। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करेगी, 17.5 से 21 साल के लोगों को 4 साल के लिए रिक्रूट करेगी, जिसमें कि 25% लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसका सैलरी 30,000 रुपीज़ मिलना, प्लस 4th ईयर में जाके 40,000 रुपीज़ मिलना। फिर इस तरीके से जो है मैं ये बेसिकली यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो 10 लाख पर्सन की नौकरी है, एक तो बहुत ही ह्यूज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो कि 18 महीने के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पीएमओ ने ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी है, और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए अलग अलग ग्रुप में कितनी कितनी वेकेंट पोस्ट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और नंबर ऑफ स्टाफ एंड सर्विस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से कहीं
कहीं ना कहीं बहुत डिफाइंड तरीके से दी हुई है। किस चीज़ के लिए? ये जो टैकल करेगा, किस चीज़ को टैकल करेगा? ये अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या दिक्कत होती है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पैसे नहीं है, मनी नहीं है, मनी का जो रिसोर्स है वो है तो बहुत कम है और नहीं तो है ही नहीं। जब मनी रिसोर्स नहीं होगा तो फिर एजुकेशन में दिक्कत होगी। जब एजुकेशन में दिक्कत होगी फिर डेफिनेटली जब मनी नहीं रहेगा, एजुकेशन नहीं रहेगी, तो फिर जो हमारा जो हेल्थ का फैक्टर है, हेल्थ फैक्टर, हमारा जो सोशल जो एक कहीं ना कहीं कहते हैं इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं हैम्पर होंगी, ये सारी चीज़ें हैम्पर होंगी, है ना। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत दिनों से, बहुत समय से ये न्यूज़ में चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है, नौकरियां आ रही हैं तो कम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अलग अलग लोग का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव था। बट यहाँ पे एक बम्पर जो है मौका मिला है 10 लाख पर्सन्स का, वो भी 18 मंथ्स में जो है अनाउंस्ड है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि 18 मंथ्स के अंदर करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या प्रॉब्लम आती है हमने उसको देखा, कौन कौन से मेजर, जीएसटी का भी यहाँ बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्साइज और कस्टम्स की बात है, प्लस मेजर जो इसमें जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसमें जो है सबसे ज़्यादा नौकरियों की यहाँ बात हो रही है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ है। अब द सी फैक्टर, सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज द सी, यहाँ पे व्हाट इज द सी फैक्टर, क्या है ये, किस चीज़ को यहाँ पे जो मिस्टर एम.के. नारायणन हैं ये किस चीज़ को जो है द सी फैक्टर बोल रहे हैं? द सी फैक्टर इज नथिंग बट द साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके से साइबर वॉरफेयर का यूज़ कर सकती हैं अलग अलग कंट्रीज़, उस चीज़ को लेकर रेफर किया जा रहा है। और क्योंकि बहुत सारे लोग चर्चा में हैं कि यूक्रेन और रशिया के एस्पेक्ट से इसको जो है देखा जा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर के एस्पेक्ट से, तो बहुत से लोग जो है अपनी अपनी चीज़ों का कि यार रशिया अपर हैंड पे है, नहीं 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 यूक्रेन अपर हैंड पे है, रशिया देखो कुछ कर पाई नहीं कर पाई। देखिए इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें लिखी हैं जो मैं समझ पाया, जो मेरा पर्सनल व्यू है। एक कि यूक्रेनियन आर्मी बहुत छोटी सी है ना, इसको कहीं ना कहीं क्या लिया जा रहा था कि ये तो वन साइड जीत होगी, वन साइड एंड इजी गोइंग होगा, इजी विन होगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, इतने दिन हो गए रशिया लगी पड़ी है लेकिन आज भी वो इजी गोइंग नहीं। क्यों? एक तो नेटो का सपोर्ट यूक्रेन के साथ, प्लस जो पूरा वेस्ट है वो पूरा जो है सीधे सीधे जो है यूक्रेन के साथ लगा है। फाइनेंशियली भी वो हेल्प कर रहे हैं और भी जो अदर रिसोर्सेज हैं हर तरीके से जो है वो हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में वो जो है मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है रशिया के लिए भी जो है उतनी आसान नहीं। लेकिन क्या इससे ये सोचना होगा कि रशिया की जो आर्मी है वो ओवररेटेड थी? क्या जो उससे जो एक कहीं ना कहीं एक जो आप कह सकते हैं फियर, या फियर नहीं बल्कि एक चैलेंज अलग अलग कंट्रीज महसूस करती थी उसके वजह से, तो क्या उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी? या यूक्रेन जैसी कंट्री और एक स्मॉल आर्मी भी उनको जो है कहीं ना कहीं इतने दिनों तक जो है खड़ा कर रखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है इस क्वेश्चन के साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि हमको जो है एक साइड जो है देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया ने आज भी इनके हिसाब से दिया है कि रशिया ने आज भी अपनी जो पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो अभी तक झोंकी ही नहीं है। उनके जो एक्चुअली एडवांस्ड आर्म्स हैं वो अभी तक सामने ही नहीं आए हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत इजी अप्रोच कह सकते हैं, है ना, इजी अप्रोच लिया जा रहा है। जो एडवांसमेंट की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है
पूरा रशिया ने यूज़ नहीं किया है। इससे हम ये महसूस नहीं कर सकते कि रशिया कमज़ोर है या ये चीज़ें हैं। रशिया अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहा होगा, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ों को कर रहा होगा। इससे हमको किसी को भी ना हल्के में लेना है ना भारी में लेना है। यहाँ पे हमको जो एनालाइज करना है साइबर सिक्योरिटी से, इसको हमको कनेक्ट करना है। ये जो सी फैक्टर है अपने कंट्री के लिए, अपने इंडिया के लिए। कुछ दिन पहले ही जैसे गलवान वैली में जो हुआ था, तो गलवान वैली में जो हुआ था जो इंडिया एंड चाइना के आर्मी के बीच में, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैलवेयर अटैक जो है चीज़ें सामने आ रही थी उस समय कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ऑफ करने की जो कुछ गतिविधियाँ हैं उस तरीके से चीज़ें देखी जा रही थी। तो एक टाइप का वो एक साइबर अटैक ही जो है, एक जो मैलवेयर जो है अटैक था जो कि कहीं ना कहीं प्लान था। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये चीज़ दिक्कत हो रही थी, वो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक वाटर का जो स्टोरेज होता है वो बहुत हाई होता है ना। वाटर स्टोरेज बहुत बड़े अमाउंट में लार्ज स्केल वाटर स्टोरेज जो है रखा जाता है। अब लार्ज स्केल वाटर स्टोरेज अगर मान लीजिए डैम के पीछे रखा गया है और किसी साइबर अटैक के वजह से उस डैम को कुछ देर के लिए खोल दिया गया, तो आप इमेजिन करिए कि अगर उसको कुछ देर के लिए खोल दिया जाएगा तो कितना पानी का रश और कितना बड़ा एक डिज़ास्टर जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे ये ठीक है रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के हिसाब से कि रशिया के पास साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर के लिए भी बहुत एडवांस चीज़ें हैं, यूक्रेन के पास भी है, लेकिन इससे हमको कनेक्ट करना है अपने कंट्री के लिए। हमारे सामने जो एक एग्जाम्पल था हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो गलवान वैली के बाद हमने देखा, और ये एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, हमारे पास तमाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी रन कर रहे हैं हमारे कंट्री में। तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में अगर मान लीजिए इस तरीके से चीज़ें होती हैं, हालांकि हम इंडिया हर तरीके से कैपेबल है, हम खुद वर्ल्ड में कितना बड़ा आईटी का सेक्टर में पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन द थिंग इज इस आर्टिकल को हमको स्टडी करना है अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो हमको सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं देखना है कि जैसे चाहे हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, जो मैलवेयर देखा गया, अगर ये जो न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको कहीं ना कहीं हमको बहुत सीरियस लेवल पे एंड बहुत मेजर लेवल पे प्रोटेक्ट हमको जो है करना है कि कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इस तरीके का मालवेयर, कोई भी साइबर अटैक कुछ भी है तो हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएँ इन अ परफेक्ट मैनर, कि कोई भी जो उसे डिज़ास्टर कोई प्लान करता भी है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हालांकि हम ऑलरेडी डिजिटली बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन आने वाले समय में भी और आज में भी बाय लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज करे हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है ये हमारे लिए एक बहुत वाइटल चीज़ है। इसमें हमको डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग हैं हम, और स्ट्रॉन्गर होना है ना। हमको डे बाय डे और स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे जैसे नए नई चीज़ें आ रही हैं, डे बाय डे हमको और ज़्यादा उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है और हमको उस चीज़ों में परमानेंट अपडेशन रखना होगा, है ना। हमको उस चीज़ को अपडेट करते रहना होगा, है ना। हम उसमें कोई भी चीज़ ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं भाई ठीक है हमारे पास जो है, हमको चाहे उसका इंफ्रा है, उसका टेक्निकल नो हाउ है, उसके लिए एक प्रॉपर जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए जो हमारी और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमने बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब जो है चीज़ों को इनकरेज किया है और उस चीज़ में हम ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड हैं। एंड आज की डेट में सिनेरियो जो चीज़ जैसे चल रही हैं, यूक्रेन रशिया, इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा चीज़ों को हम इंक्रीज़ जो है करते हुए दिखेंगे। प्लस
कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को हमको, जो रशिया यूक्रेन है, इसको हमको अपने कंट्री के हिसाब से, एस्पेक्ट से देखना है, जो कि हमको यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना रहेगा। अब मैल न्यूट्रिशन, देखिए मैल न्यूट्रिशन आदमी का जो जो बॉडी का जो वेट है, जो बॉडी मास है, वो जितना होना चाहिए उससे कम है ना। आदमी का जो मतलब आदमी से मतलब कहने का द पर्सन है ना, अ पर्टिकुलर पर्सन, आई मीन अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर उसका जो बॉडी का जो न्यूट्रिशन है ना, जो होना चाहिए उससे अगर लोअर है तो हम क्या कहते हैं, मैल नरिश्ड, मैल न्यूट्रिशन। तो आज भी 75 साल, इसमें जो आर्टिकल में लिखा है उसको हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि इवन आफ्टर 75 इयर्स मेजॉरिटी जो है हमारे पास, जो न्यूट्रिशन नीड है ना, जो एक बच्चे को न्यूट्रिशन नीड चाहिए, स्पेशली जो मदर से उसको मिलता है, वो आज भी हमारे पास कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का, वो फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से देखते हुए वो एक अलार्मिंग रेट पे है ना, वो एक अलार्मिंग रेट पे है, और जिसको हमको टेक केयर करना है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हमको और अच्छे से करने की ज़रूरत है। बिकॉज एक तो हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है टू बी, जिसका हम टेक केयर करें, प्लस एक चीज़ और है यहाँ पे कि दो हमारे पास एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारे पास मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आज भी बहुत बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बाद भी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, देखिए न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं होता कि हम खा रहे हैं, ठीक है हम खा रहे हैं, खाने के साथ साथ ये कि हम क्या खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जिंक, आयरन, विटामिन्स, ये सब जो चीज़ें हैं उसका क्या प्रपोर्शन है, उसका प्रपोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका प्रपोर्शन जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फूड है ना, हेल्दी फूड, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं अपने हेल्दी बॉडी की। देखिए A healthy mind lives inside the healthy body। एक हेल्दी, एक कहते हैं ना, एक डेवलप्ड ब्रेन जो है वो रिक्वायर करता है एक हेल्दी बॉडी। इसी तरीके से अगर हमारा जो मैल नरिशमेंट है उसको हमको जो है स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, एनीमिक है ना, तो एनीमिक वह हमारी जो आयरन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आयरन वैल्यू उससे कम है, आयरन डेफिशिएंसी, हमारा जो आरबीसी है, जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो कम है, तो उसमें हम एनीमिक होंगे। जब एनीमिक होंगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम प्रोन रहेंगे उस प्रॉब्लम्स को, डिजीजेस, उस इलनेस के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर डिजीज़ है तो पढ़ाई पे इफेक्ट करेगी, जब पढ़ाई पे इफेक्ट करेगी तो हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेगी, जब डेवलपमेंट पे करेगी हेल्थ ऑलरेडी गई, पढ़ाई गई, फूड ऑलरेडी टॉस पे जाएगा, तो ओवरऑल जो फ्यूचर जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड होगी। इसलिए इस चीज़ों को हमको टेक केयर करना होगा एट द ग्रास रूट लेवल पे। अब जो स्टंटिंग की मैं बात कर रहा था, स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज, जो हाइट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन की एज के हिसाब से वो हाइट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टंटिंग। एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट, लंबाई तो है लेकिन वेट नहीं है, वो क्या हुआ, वेस्टिंग। अगर हाइट नहीं है तो स्टंटिंग, वेट नहीं है तो वेस्टिंग। आयरन और इस चीज़ की जो कमी है वो एनीमिया से हम जोड़ेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको जो है पता होना चाहिए। और
कहीं ना कहीं ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये चीज़ों को, माल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, एनीमिक है, ये चीज़ों को कंप्लीटली जितना हो सके टू द मैक्सिमम लेवल हमको इरेडिकेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर काम नहीं कर सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, नौकरी नहीं कर सकेंगे, 2 घंटे के अंदर ही थक जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी जब कम होगी तो फिर इकोनॉमिक जो हमारा एक तरीके से योगदान होगा हमारी इकॉनमी में, दैट विल डिक्रीज, और वो ओवरऑल हर चीज़ में हमको अफेक्ट करेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है चाइल्ड मैरिज को लेके। अब चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज को लेके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि अगर वुमेन साइड से देखा जाए तो उनका जो एजुकेशन है ना, उनका जो एजुकेशन पार्ट है, उनका जो हेल्थ पार्ट है ना, उनका जो इकॉनमी के अंदर जो उनका जो उनके तरफ से जो योगदान है, उनका जो शेयर है ना, उनका जो शेयर है इकॉनमी में, वो कहीं ना कहीं जो है वो गायब होते दिखता है। और जब मदर, जैसे कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूँ कि अगर जो घर की जो फीमेल है वो पढ़ी हुई होती है तो वो अपने बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाती है और अच्छे तरीके से पढ़ाती है, ऐसी सेइंग है। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उनके एजुकेशन को हम टास्क पे लेके जाएंगे, उनके हेल्थ को हम टास्क पे लेके जाएंगे, और एक चीज़ और है, एज को इंक्रीज कर देना, मैरिज एज को इंक्रीज कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एजुकेशन के स्तर में, है ना, एजुकेशन के स्तर में इंक्रीमेंट हो जाएगा या उनका जो स्किल है उसको हम और अपग्रेड कर पाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, इस आर्टिकल के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एजुकेशन बेस्ड या तो इंसेंटिव कर सकते हैं कि भाई अगर इतनी एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं तो उस बेसिस पे कोई इंसेंटिवाइज कर दिए, या उस बेसिस पे कुछ फैमिली के लिए कोई बेनिफिट कर दिए। इस टाइप की चीज़ों को जो है करने से क्या होगा, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं, सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारी मदर्स हैं, है ना, जो उनका बहुत वाइटल रोल जो है प्ले होता है। क्योंकि उनका जो एक तरीके से जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट से कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट जाएगा। उसके वजह से वो एक तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगी। जब वो खुद इंडिपेंडेंट बेसिकली बनेंगी तो वो अपने फैमिली को भी और अच्छे से इन अ प्रोडक्टिव मैनर आगे लेके चलेंगी, जिसमें कि चाहे हेल्थ हो, उनका एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, है ना, उनका ब्रेन का जो माइंडसेट है, ये सारी चीज़ का जो विकास होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखिए, चाइल्ड मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं चाहे स्कूलिंग हो या स्किल हो, वो सब का सब जो है रखा रह जाता है और वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में जो है चला जाता है। आपके पास कोई स्किल पोजेस भी करते हैं, लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं उस चीज़ का कितना यूसेज होगा, वो चीज़ जो है हमारे पास अगर कोई प्रॉपर स्किल है तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो एक आउटपुट का बेनिफिट सोसाइटी को मिल सकता था वो नहीं मिलता है। और एज रेज कर देना प्लस साथ में एजुकेशन भी कुछ उसको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो उसका जो प्रॉपर जो निचोड़ है वो लिया जा सकेगा। इसमें हमारे एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड मैरिज,
क्योंकि ये आप डायरेक्ट पॉवर्टी से, ये डायरेक्ट हेल्थ से, डायरेक्ट सोसाइटी का वैल्यूज़, सोसाइटी में जो आपका योगदान है, ये सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होती हैं। हमारे ब्रेन का कितना विकास हो रखा है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट कितना हो सकता है। अगर आपका एक प्रॉपर लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो आपकी सोचने की, समझने की शक्ति भी डेफिनेटली इम्प्रूव करती है, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, और साथ में अगर स्किल्ड भी रहेंगे तो डेफिनेटली और चांसेस बढ़ेंगे हमारे कि हम सोसाइटी को गिव बैक कर पाएँ। इस चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है देखा गया है, और यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत दिए हुए हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप चाहें तो आर्टिकल खोल के देख सकते हैं। मैंने एक ओवरऑल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है और यूपीएससी के एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।